हेलो एवरीवन। सो आज डिस्कस करेंगे बिग बैंग के बारे में, यानी यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरह से हुआ और गैलेक्सी और प्लैनेट का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। सो आप जितना भी मैटर देख रहे हैं, जितना भी मैटर और एनर्जी, ये एक पॉइंट पे समाया हुआ था। इस पॉइंट का साइज अनइमेजिनेबल है, यानी आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा था। जब इस पॉइंट में जब एक्सप्लोजन हुआ तो उसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और ये जो एक्सप्लोजन हुआ आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। जब जितना भी मैटर और एनर्जी इस पॉइंट में समाया होगा तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का इन्फिनाइट टेम्परेचर हो जाएगा। जितना भी एनर्जी समाया रहेगा एक पॉइंट के पास, तो इन्फिनाइट टेम्परेचर बोल सकते हैं इसे। इन्फिनाइट टेम्परेचर एंड इन्फिनाइट डेंसिटी। ओके। सो तब जो एक्सप्लोजन हुआ उस एक्सप्लोजन को बिग बैंग के नाम से जानते हैं। जब इस एक स्मॉल सा पॉइंट में एक्सप्लोजन हो गया तो अब यहाँ से जो मटेरियल बाहर निकलना शुरू होगा, और इस मटेरियल को नेबुला बोलते हैं, प्रीमोडियल गैसेस भी बोल सकते हो। लेकिन अगर अच्छा सिंपल वर्ड में बोलें या जो मोस्ट रिलेवेंट लैंग्वेज है माना जाता है, तो सुप लाइक मटेरियल, क्योंकि जब यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ तो इसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल बनना शुरू हुआ। फंडामेंटल पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर ही हाइड्रोजन को बनाएगा और हीलियम को बनाएगा। और इस हाइड्रोजन और हीलियम को प्रिमोर्डियल गैसेस के नाम से जानते हैं। गैसेस के नाम से, या आपको कहीं पे लिखा मिले नेबुला एंड डस्ट, तो इसका मतलब भी प्राइमरली हाइड्रोजन और हीलियम को कंसीडर कर सकते हैं जब हम स्टडी कर रहे हैं, खास करके स्पेस के बारे में। तो अभी तक यहाँ तक हम देखें कि एक पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ जिसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और सूप लाइक मटेरियल बाहर निकला और वो फैलना स्टार्ट हो गया, और वो फैलते 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 जा रहा है, आज तक भी फैल रहा है। ओके। तो अब उसका मिलियन टू बिलियंस ईयर बाद ग्रेविटी एग्जिस्टेंस में आया। जब ग्रेविटी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो क्या होगा बताइए। आपके पास हाइड्रोजन का एटम है, हीलियम का एटम है, तो ये दोनों जो है हाइड्रोजन और हीलियम एक साथ कंबाइंड होना शुरू स्टार्ट हो जाएगा। ये जब ये दोनों एटम कंबाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, तब जहाँ पे भी ये कंबाइंड हो रहा होगा उस रीजन डेंसर 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 बनता जाता होगा, और ही डेंसर रीजन गैलेक्सी का शेप ले लेता है। ओके। तो यहाँ तक समझें कि जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम था वो ग्रेविटी की वजह से बाइंड होना स्टार्ट हुआ और वो गैलेक्सी का शेप ले लिया। और कहीं कहीं जो मटेरियल था ज़्यादा डेंसर नहीं था, तो वहाँ पे भी स्पेस रह गया, तो इस वजह से देखा जाता है कि गैलेक्सी के बीच में दूरियां होती है। ओके। सो अब जब थोड़ा सा अगर आप देखें, तो जब यहाँ पे यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ तो गैलेक्सी का फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का डेंसिटी एक जगह पे कहीं पे ज़्यादा हो गया होगा, कहीं पे कम हो गया होगा। तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो लेट से यहाँ पे जो भी गैलेक्सी बन रहा होगा और यहाँ पे जो गैलेक्सी बन रहा होगा कोई अलग गैलेक्सी होगा। मतलब जब मैटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मैटर का, तो कहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अगर जहाँ पे ज़्यादा मैटर है तो ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा डेंस हो गया, तो अब इस गैलेक्सी में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर होगा, तो वहाँ पर भी कुछ सेलेस्टियल बॉडी, यानी वहाँ पे भी मैटर चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, हीट जनरेट स्टार्ट होना हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी हीट जनरेट हो रहा है, मैटर अगर जो सेपरेट है वो चिपक रहा है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टार और प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है गैलेक्सी में। तो किस तरह से स्टार एंड प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है देखते हैं। जब ये हाइड्रोजन और हीलियम और जो भी नेबुला डस्ट का पार्टिकल है वो जब चिपकना स्टार्ट हुआ और वो चिपक रहा है, तब ये हीट भी जनरेट कर रहा होगा, हीट और एनर्जी। जब हीट और एनर्जी जनरेट कर रहा है तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अगर सिंपली वर्ड में बोलें
तो हाइड्रोजन हीलियम में जहाँ कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे नाभिकीय रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, यानी नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोल सकते हैं इसे आप। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज करता है। हीलियम में कन्वर्ट होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे हमारा सन का बात करें तो सन के पास क्या है, फ्यूल, कौन सा फ्यूल है, हाइड्रोजन है, और वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और वो एनर्जी दे रहा है हमें। ओके, तो जो तो इस तरह से स्टार का फॉर्मेशन हुआ, हमारा सन भी स्टार है। लेकिन आपके मन में तो एक सवाल होगा कि अगर ये जो हाइड्रोजन और हीलियम का और जो भी नेबुला और डस्ट पार्टिकल है वो चिपकना स्टार्ट हुआ, लेकिन वो चिपका, लेकिन उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ? तो वही बात है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ तो वो प्लानेट लाइक शेप ले लेगा। यानी उसे पूरी तरह से हम प्लानेट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्लानेट का भी फॉर्मेशन उसी प्रकार के बॉडी से होगा, यानी उसी प्रकार का सेलेस्टियल बॉडी से होगा, यानी प्लानेट लाइक बॉडी से। जैसे प्लानेट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, तो जब आप प्लानेट बन चुका है और प्लानेट लाइक बॉडीज बन चुका है, तो अब क्या होगा, जब प्लानेट बन चुका है, स्टार भी आपके पास है, तो हमारा सोलर सिस्टम का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अभी प्राइमरली फोकस है हमारा प्लैनेट और स्टार किस तरह से फॉर्म हुआ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग हुआ, यानी एक स्मॉल सा बॉल में एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ से सूप लाइक मटेरियल बाहर निकला। देन उस सूप लाइक मटेरियल जब बाहर निकला तो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और अगर देखें तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये भी क्वार्क से बना होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पहले क्वार्क का फॉर्मेशन हो चुका है। यानी जब जैसे कि जब इस पॉइंट में एक्सप्लोजन होता है तो फंडामेंटल पार्टिकल जब बनता है तो बोल सकते हैं क्वार्क बन गया होगा कुछ ही सेकंड में। मान लीजिए कि एक आध सेकंड में क्वार्क बन गया होगा और इस क्वार्क से हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बना होगा। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके हाइड्रोजन और हीलियम को बनाता है, जिसे हम प्रिमोर्डियल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। और ये कितने समय के बाद हो गया होगा, 100 सेकेंड के बाद जब बिग बैंग हुआ। अब ग्रेविटी को एग्जिस्टेंस में आने में मिलियन टू बिलियन ईयर का समय लगा। जब ग्रेविटी एग्जिस्टेंस में आया तो अपने आप मटेरियल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। जब मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है तो हमारा क्या हुआ, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो गया। और जब गैलेक्सी फॉर्म हो गया है, यानी मटेरियल कंबाइंड होना स्टार्ट हो गया, तो जब मटेरियल कंबाइंड होकर स्टार्ट हुआ तो गैलेक्सी में कहीं कहीं मटेरियल के पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे स्टार बन गया। और जब स्टार डेड कर रहा है तो गैस और डस्ट भी रिलीज करेगा, और रिमेनिंग गैस और डस्ट रह गया बचा हुआ तो वो प्लानेट लाइक शेप ले लिया। ओके, नॉट completely planet but we can say that planet like shape because of प्लानेट को डिटरमाइंड किया है हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। उसका कुछ कंडीशन होता है, सो नेक्स्ट में देखेंगे। सो अब स्टार के पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है, यानी स्टार अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कब हुआ, बिग बैंग होने के बिलियंस ऑफ ईयर बाद हमारा स्टार फॉर्म हुआ। उसके उसके बिलियंस ईयर ऑफ बाद जो गैस और डस्ट था वो क्लम्प होके यानी टुगेदर होके प्लानेट लाइक शेप लिया और मून को बनाया। ओके, सो आप जितना भी हम समझाएं, देखिए यही है बिग बैंग। इस छोटे से बॉल के पास एक्सप्लोजन हुआ जिसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और सूप लाइक मटेरियल बाहर निकला। इसके बाद क्वार्क का फॉर्मेशन हुआ। देन हमारा प्रीमोर्डियल गैसेस यानी हाइड्रोजन और हीलियम एग्जिस्टेंस में आया। ठीक ना, तो अब हाइड्रोजन और हीलियम ही कंबाइंड होकर यानी चिपक के क्या बनाएगा, गैलेक्सी और स्टार को फॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गैलेक्सी और स्टार का फॉर्मेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, और आज भी हो रहा है, आज तक भी। तो इस फॉर्मेशन के पीछे जो हमारा यूनिवर्स
एक्सटेंड कर रहा है, आज भी एक्सपेंड कर रहा है, वहाँ पे डार्क एनर्जी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि डार्क एनर्जी की वजह से ये हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो आपके पास क्या है, प्लानेट का फॉर्मेशन हो चुका है, स्टार का फॉर्मेशन हो चुका है, और स्टार और प्लैनेट लाइक बॉडीज का। तो जब हमारा यूनिवर्स में बात करें तो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सोलर सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। सो तब गैलेक्सी में सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे जो स्टार है वो सन है। सन का ग्रेविटी को जहाँ तक फील किया जा सकता है उसे ऊट क्लाउड कहते हैं। ऊट क्लाउड नॉट अ डिटरमाइंड रीजन, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल रीजन। हम सिर्फ एज्यूम किए हैं कि ऊट क्लाउड तक ही सन का ग्रेविटी को फील किया जा सकता है। आप यहाँ तक देख रहे होंगे ऊट क्लाउड, यहाँ तक ही सन का ग्रेविटी फील किया जा सकता है। ओके, और जो सन का जो लाइट है, सन का लाइट यहाँ तक यानी न्यूटन नेपच्यून तक पहुँच पाता है। और नेपच्यून के बाद वाला जो रीजन है इसे कुइपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ ऊट क्लाउड में और कुइपर बेल्ट में जो भी ऑब्जेक्ट पाया जाएगा वो आइसी ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ये ये सन है। तो सन से हमेशा एक सोलर विंड निकलता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये सब जानेंगे कि सोलर विंड क्या होता है, ये क्यों निकलता है। तो सोलर विंड निकलता है, और जो भी हमारा ये जो प्लानेट दिख रहा है आपको अर्थ से पहले पहले, ये जो प्लानेट है 3-4, यहाँ पर भी जो गैसेस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत सा डेंसिटी बोल सकते हैं था। लेकिन जब ये सोलर विंड इसे उड़ा कर ले चल गया, तो अब यहाँ पे जो भी बचा हुआ है मटेरियल यहाँ का, इस प्लानेट का, और रॉकी मटेरियल बचा हुआ है, रॉकी मटेरियल। इस वजह से इसे टेरेस्ट्रियल प्लानेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ का जो मटेरियल है वो गैसेस लाइक, क्योंकि यहाँ पे सोलर विंड उतना स्ट्रोंग नहीं था जितना कि यहाँ पर था अर्थ से पहले वाले प्लानेट के पास। तो ये जो सन का जब जहाँ तक लाइट पड़ रहा है यानी नेपट्टून तक, उसको हेलियोस्फीयर बोलते हैं। और हेलियोस्फीयर के बाद इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस को आप ध्यान से समझिएगा, क्या है इंटरस्टेलर स्पेस। दो स्टार एज्यूम करते हैं, स्टार S1 एंड स्टार S2, इसे मान लेते हैं स्टार S2। इस दोनों का अपना कुछ लाइट जाता होगा जहाँ तक, इसके लाइट के बाद इसका भी कुछ अपना लाइट होगा, यानी ये लाइट जनरेट करता है अपना। इसके बीच वाले जो एरिया है इम्पेटी एरिया को इंटरस्टेलर स्पेस बोल देते हैं, दो स्टार के बीच इम्पेटी एरिया को। बेसिकली ये जो इम्पेटी एरिया है यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाएगा, और उस सब नेबुला का पार्टिकल भी है यानी नेबुला डस्ट और पाया जाता है, तो इसे इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट, ये सब इमेजेज वही है आपका सब प्लानेट। ओके, तो यूनिवर्स में क्या क्या आ जाता है, जितने भी चीज हमें जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं और जो भी एग्जिस्ट करता है वो सभी यूनिवर्स में आता है। यानी जितना भी मैटर और एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिवर्स में आता है, जिसे हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें यूनिवर्स में आ जाता है। ओके, तो यूनिवर्स गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी जब डस्ट एंड गैस कंबाइंड होकर गैलेक्सी बना, और उसी उसी में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में भी बात भी किए हैं कि दो स्टार के बीच का जो एम्पेटी रीजन होता है जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ गैस का पार्टिकल पाया जाता है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। स्पेस क्या है, जो अब मान लेते हैं इसे यह अर्थ है, तो अर्थ का अपना एटमोस्फेयर होता है, एटमोस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर बेसिकली 100 किलोमीटर तक माना जाता है। इसके बाद वाला जो रीजन होता है, इसके बाद वाले रीजन को स्पेस माना जाता है, और कब तक, जब तक कि हमारा गैलेक्सी एग्जिस्ट करता हो। ओके, और यहाँ से बेसिकली बोले तो वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद सुपर क्लस्टर, और क्लस्टर क्या है, जब गैलेक्सी का ग्रुप, जब गैलेक्सी को अगर ग्रुप में काउंट करें, एक गैलेक्सी, दो गैलेक्सी करके अगर दो से ज़्यादा गैलेक्सी हो जाए तो उसे क्लस्टर बोलते हैं, और क्लस्टर का भी ग्रुप हो जाए तो उसे सुपर क्लस्टर बोल दिया जाता है। ओके, सोलर सिस्टम, जहाँ तक सन का ग्रेविटी, ये सन है, इसका ग्रेविटी जहाँ तक फील किया जा सकता है उसे सोलर सिस्टम बोलते हैं। यानी
कि अगर ग्रेविटी फील किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जितना भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से बाउंड है, यानी सन के ग्रेविटी से बाउंड है, तो वहां तक वाले रीजन को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। ओके, क्यूपर बेल्ट, जहां तक न्यू ये वाला रीजन जो भी है, यहाँ पे आइसी ऑब्जेक्ट पाया जाता है। नेपच्यून के बाद कुइपर बेल्ट के पास आइसी ऑब्जेक्ट पाया जाता है, और यहाँ पे ही प्लूटो, माके माके, आइरिस जैसा जो भी हमारा डॉर्क प्लैनेट है वो पाया जाता है। ओके, वुड क्लाउड ये एक हाइपोथेटिकल रीजन है जहाँ तक सन का ग्रेविटी को फील किया जा सकता है, यानी जहाँ तक हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ओके, करमान्स लाइन, करमान्स लाइन क्या है देख लेते हैं। जैसे हमारा ये अर्थ है, तो अर्थ के बाद जहाँ तक इसका एटमॉस्फेयर है, बेसिकली 100 किलोमीटर के बाद वैक्यूम मीडियम शुरू हो जाता है। वैक्यूम मीडियम तो सडनली शुरू नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वैक्यूम मिलना शुरू हो जाता है अर्थ के 100 किलोमीटर बाद। तो जहाँ से वैक्यूम शुरू हो रहा है, तो उसी को एक करमान लाइन बोल देते हैं। करमान लाइन बेसिकली ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, इसे इस वजह से यूज किया जाता है ताकि इसके नीचे ही हमारा जो भी एरोप्लेन और है वो उड़ाया जाता है। इसके बियॉन्ड एरोप्लेन नहीं उड़ाया जाता है, इसके बियॉन्ड रॉकेट को भेजा जाता है। बिकॉज अगर वैक्यूम मिल रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी का क्या होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, यानी ग्रेविटी थोड़ा बहुत रहेगा, ना कि बराबर रह जाएगा। तो यही बात है कि 100 किलोमीटर के बाद आपका जो भी देखेंगे आप यान, वो आपको रॉकेट तरह मिलेगा। यहाँ रॉकेट देखने को मिलेगा करमान्स लाइन के बियॉन्ड, यानी बेसिकली बोलें तो करमान लाइन के बाद हमारा क्या होता है, वैक्यूम शुरू हो जाता है, यानी वहाँ ग्रेविटी का इंटेंसिटी कम हो जाता है, यानी लो हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।